21वां प्रेक्षाध्यान शिविर दिनांक 19 सितंबर 1981, गुलाबी बाग, दिल्ली। प्रवचनकार युवाचार्य श्री महाप्रज्ञ। विषय परिवेश का प्रभाव और हृदय परिवर्तन। पुंज गुरुदेव। ज्योति की साधना करने वाले साधक गण। मैंने देखा बिजली का प्रकाश, बिजली के प्रकाश को देखा, पर बिजली को कभी नहीं देखा, किसी ने भी नहीं देखा। जो वैज्ञानिक बिजली की परिभाषा कर रहा है, रिसर्च कर रहा है, उसने भी विद्युत को नहीं देखा। देखा करंट है, विद्युत का प्रवाह है, स्विच ऑन किया पर प्रकाश नहीं हुआ, बल्ब नहीं। यह भी देखा कि बल्ब है, स्विच ऑन कर दिया पर करंट नहीं है, प्रकाश नहीं होगा। प्रकाश के लिए दोनों चाहिए, करंट भी चाहिए और बल्ब भी चाहिए। दोनों होते हैं तब प्रकाश होता है, अकेले से प्रकाश नहीं होता। हमारे व्यक्तित्व की व्याख्या भी दो संदर्भों में की जा सकती है, चेतना और परिस्थिति। परिस्थिति है, चेतना नहीं है, व्यक्तित्व की कोई व्याख्या नहीं हो सकती। परिस्थिति है, चेतना नहीं है, चेतना है और परिस्थिति नहीं है, व्यक्तित्व की व्याख्या नहीं हो सकती। दोनों चाहिए, चेतना भी आवश्यक और परिस्थिति भी आवश्यक, वातावरण भी आवश्यक। परिस्थिति के बिना व्यक्तित्व को समझा ही नहीं जा सकता। चेतना सूक्ष्म है, उसे कभी नहीं देखा, न मैंने देखा न आपने देखा। चेतना की व्याख्या हम करते हैं, पर चेतना को कभी देखा नहीं है। परिस्थिति को देखा है, परिस्थिति स्थूल है, चेतना सूक्ष्म है। परिस्थिति को पकड़ा जा सकता है, चेतना को नहीं पकड़ा जा सकता। पर दोनों के योग के बिना हमारे व्यक्तित्व की व्याख्या नहीं हो सकती। परिवेश का अध्ययन करने वाले वैज्ञानिकों ने 3 निष्कर्ष प्रस्तुत किए। पहला निष्कर्ष है कि बच्चा जब गर्भ में आता है तब से ही प्रभाव पड़ना शुरू हो जाता है। दूसरा, वह जन्म लेता है, जैसे जैसे बढ़ता है, अवस्था जैसे जैसे बढ़ती है, वैसे वैसे प्रभाव और ज्यादा गहरा घना होता चला जाता है। तीसरा निष्कर्ष कि एक ही वंश के 2 शिशु भिन्न भिन्न वातावरण में पाले जाते हैं तो उनके व्यवहार में भी भिन्नता आ जाती है। आपने कहानी सुनी होगी, एक राजा जंगल की सैर कर रहा था। कुछ आगे बढ़ा, चोर पल्ली आ गई, जहां चोर, डकैत, लुटेरे रहते थे। राजा जैसे ही चोर पल्ली के आगे से गुजरने लगा, एक घर के सामने एक पंजरा टंका हुआ था। उस पंजरे में बैठा था तोता। जैसे ही तोते ने राजा को देखा और बोल पड़ा, राही जा रहा है,
पथिक जा रहा है, जल्दी आओ, लूटो लूटो, जा रहा है जा रहा है। राजा ने सुना, थोड़ा घबराया भी। चोरों की पल्ली थी, डकैतों की बस्ती थी। घबराया, सहमा और ध्यान से देखा, आगे चला गया। और आगे गया तो एक आश्रम आया। आश्रम के सिंह द्वार पर पिंजरा टंगा था और उसमें भी एक तोता बैठा हुआ था। तोते ने जैसे ही राजा को देखा, तोता बोल उठा, स्वागतम 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 सुस्वागतम। राजा ने ध्यान से देखा और खड़ा रह गया। राजा बोला, भाई तुम आदमी की भाषा बोलते हो, मुझे एक बात बताओ कि थोड़ी देर पहले मुझे एक सुआ मिला, उसने कहा कि पथिक जा रहा है, आओ आओ लूटो लूटो, और दूसरे तुम मिले जो कह रहे हो कि स्वागतम सुस्वागतम। ये इतना अंतर क्यों? एक ही जाति के हो तुम, इतना अंतर क्यों? वह बोला, महाराज क्षमा करें, एक जाति के नहीं, एक वंश के हैं, सगे भाई हैं। वह भी मेरा भाई है, सगे भाई हैं। माता पे का पिता पे को, एक ही माता है और एक ही पिता है, दोनों सगे भाई हैं। राजा को और आश्चर्य हुआ। राजा बोला, तब फिर इतना अंतर क्यों? उसने तो लूट खसोट की बात की और तुम मेरा स्वागत कर रहे हो। वह बोला कि महाराज आप तो जानते हैं, राजा हैं, सारी राजनीति को जानते हैं, सारे शास्त्रों को जानते हैं, क्या आपसे ये बात छिपी हुई है? गवासिनांग वै सबच शृणोति, अहम तु राजन मुनिपुंगवानाम, प्रत्यक्षमेतद्भवतापि दृष्टम संसर्गजा दोष गुणा भवन्ति। महाराज, वे मांसाहारी, मांस खाने वाले चोरों और डकैतों के संपर्क में रहता है, उनके संसर्ग में रहता है, उनके वातावरण में रहता है, और मैं इन ऋषि मुनियों के संसर्ग में रहता हूं। आज तो महाराज वह पढ़ा हुआ सिद्धांत आपने अपनी आंखों से देख लिया, स्पष्ट हो गया कि संसर्गजा दोष गुणा भवन्ति। वातावरण के कारण आदमी में दोष भी आते हैं और वातावरण के कारण आदमी में गुण भी पैदा होते हैं। गुण और अवगुण ये दोनों संसर्ग के कारण आते हैं, वातावरण के कारण आते हैं। एक इस प्रकार का वातावरण होता है, उसमें बच्चा पलता है तो बहुत अच्छा हो जाता है, और एक इस प्रकार का वातावरण होता है कि अच्छा बच्चा भी बिगड़ जाता है और बुरा बन जाता है। वातावरण का बहुत गहरा प्रभाव होता है। जो माता और पिता समझदार होते हैं, चिंतनशील होते हैं, वे अपने बच्चों को शुरू से ही ऐसे अच्छे वातावरण में रखते हैं जिससे बच्चों में अच्छाइयाँ जाग जाएं, गुण जागें, बुराइयाँ दूर हो। और जो माता पिता अपने बच्चों की उपेक्षा करते हैं, उनके प्रति ध्यान नहीं देते, इस सच्चाई को नहीं जानते कि बच्चा अच्छा कैसे बन सकता है, ऐसे वातावरण में बच्चों को रखते हैं कि बच्चे बिगड़ जाते हैं। आपने स्वयं देखा होगा कि 2-4 वर्ष के बच्चे ऐसी भद्दी गालियां देने लग जाते हैं जिसकी कल्पना ही नहीं की जा सकती। छोटा सा बच्चा ऐसी भद्दी गाली दे रहा था तो उससे किसी ने पूछ लिया, अरे इतना छोटा बच्चा और
इतनी भद्दी गाली, ये कैसे? पिता ने कहा, क्या करूं, नौकरों की संगत में रहता है और उन नौकरों की जो गालियां देते रहते हैं, उनकी बात सुनता है। बच्चा भी गाली देने लग गया, बच्चा तंबाकू पीने लग जाता है। पुराने जमाने में छोटा बच्चा हुक्का भी पीने लग जाता। भला छोटा बच्चा हुक्का का क्या, पर जब जैसे संपर्क में रहता है तो बच्चा तो अनुकरण करना जानता है, बच्चा तो नकल करना जानता है, नकल से सीखता है। तो फिर सारी अक्ल नकल से लेता है तो बेअक्ल को भी वह कैसे छोड़ेगा? उसे भी तो लेगा, सब कुछ लेगा, छोड़ने की कोई बात नहीं हो सकती। एक ही वंश परंपरा के शिशु भिन्न भिन्न वातावरण में भिन्न भिन्न प्रकार के बन जाते हैं और इतनी भिन्नता मालूम पड़ती है, ऐसा नहीं लगता कि ये सगे भाई है। राजा ने कब कल्पना की होगी कि ये दोनों सगे भाई हैं? सोचा ही नहीं होगा कि जो लूट खसोट की बात करने वाला सुआ और स्वागतम करने वाला सुआ सगे भाई हो सकते हैं, ये कल्पना नहीं की होगी। पर दोनों को भिन्न वातावरण मिला, दोनों भिन्न प्रकार के बन गए। एक चोरी के मानस का बन गया और दूसरा स्वागत के मानस का बन गया। ये परिवेश के 3 निष्कर्ष परिवेश के अध्ययन से प्राप्त हुए। हमारे सामने 3 प्रकार के परिवेश होते हैं, 3 प्रकार की परिस्थितियां होती है। एक बाहरी परिवेश, एक अंतर का परिवेश और एक अंतरतम का परिवेश। पूरे व्यक्तित्व की व्याख्या करने के लिए हमें तीनों परिवेशों का अध्ययन करना होगा। इनके बिना हमारे व्यक्तित्व की, हमारे आचरण की, हमारे व्यवहार की व्याख्या नहीं की जा सकती। एक बाहर का जो सामाजिक, भौतिक, भौगोलिक वातावरण होता है, सामाजिक परिस्थिति जिस प्रकार की होती है, आदमी वैसा ही ढलता चला जाता है। जिस प्रकार की भौतिक परिस्थिति और जिस प्रकार की भौगोलिक परिस्थिति, व्यक्तित्व वैसा ही बनता चला जाता है। दूसरा होता है अंतर का वातावरण, जो शरीर के भीतर में काम कर रहा है, शरीर के बाहर से नहीं। भीतर और अंतर, इन बाहर और भीतर के बीच में एक सीमा करता है हमारा शरीर, जो इस शरीर की त्वचा से बाहर का संवेदन होता है, बाहर का अनुभव होता है, बाहर का वस्तु जगत होता है, वह हमारा बाहरी वातावरण है। जो इस त्वचा के भीतर, त्वचा के संवेदन से लेकर और इस शरीर के भीतर होता है, वह अंतर का वातावरण है। और जो इस स्थूल शरीर की सीमा से परे सूक्ष्म और सूक्ष्मतम शरीर का वातावरण है, वह हमारे अंतरतम का वातावरण है। जो आत्मवादी है, आत्मा में आस्था रखने वाला है, सूक्ष्म जगत में विश्वास करने वाला है, वह तीनों के संदर्भ में व्यक्तित्व की व्याख्या करेगा। जो नितांत भौतिकवादी है, आत्मा और सूक्ष्म जगत में विश्वास नहीं करता, उसे भी कम से कम 2 परिवेश में तो व्यक्तित्व की व्याख्या करनी ही होती है। एक बाहर का वातावरण और दूसरा शरीर के भीतर का वातावरण। तो शरीर के भीतर हमारे रसायन है, हमारी विद्युत है। अभी हमने एक प्रयोग किया था, आप लोगों ने श्वास प्रेक्षा का प्रयोग किया होगा, हमने प्राण प्रेक्षा का प्रयोग किया था। जो लोग श्वास प्रेक्षा का अभ्यास कर चुके हैं, वे प्राण प्रेक्षा का प्रयोग कर सकते हैं।
जो अभी अभी श्वास प्रेक्षा का प्रयोग कर रहे हैं, जिन्होंने श्वास को देखना शुरू किया है, श्वास का साक्षात्कार शुरू किया है, श्वास को पकड़ सकते हैं, उनके लिए तो श्वास प्रेक्षा ही ठीक है। अध्यात्म का सिद्धांत होता है स्थूल से सूक्ष्म में प्रवेश, स्थूल से सूक्ष्म की ओर प्रस्थान। श्वास स्थूल है, सरलता से पकड़ा जा सकता है, प्राण सूक्ष्म है, पकड़ा नहीं जा सकता। आप दूध को देख सकते हैं, दही को देख सकते हैं, पर दूध में दही में घी तो है, कहीं अलग तो नहीं आ रहा। जब बिलोना का कोई करता है तो घी क्या कोई आकाश से टपकता है, ऊपर से तो नहीं आता। दूध में है विद्यमान, पर दूध में घी को पकड़ा नहीं जा सकता, दही में भी घी को पकड़ा नहीं जाता। दूध में और दही में से घी को निकालने के लिए अलग प्रक्रिया का प्रयोग करना होता है। श्वास को देखना स्थूल है, पर श्वास के कण कण में प्राण धारा प्रवाहित है। श्वास भीतर क्यों जा रहा है, श्वास बाहर क्यों आ रहा है? अपने आप नहीं जाता, अपने आप बाहर नहीं आता। श्वास भीतर जाता है प्राण धारा के साथ, और श्वास बाहर आता है प्राण धारा के साथ। अगर प्राण समाप्त हो जाए, श्वास नली तो विद्यमान है, पूरी की पूरी प्राण चला गया, क्या श्वास भीतर जाएगा? क्या श्वास बाहर आएगा? जहां का तहां रुक गया, भीतर तो भीतर, बाहर तो बाहर। कोई प्रतीक्षा की भी जरूरत नहीं, कभी बाहर तो निकलने दो बेचारे को, या भीतर तो जाने दो, कोई प्रतीक्षा की जरूरत नहीं। जहां प्राण समाप्त, वहां श्वास समाप्त। तो हमारी प्राण धारा पूरे शरीर में स्पंदन करा रही है, प्राण धारा के द्वारा पूरे शरीर में प्रकंपन हो रहे हैं। सारे वाइब्रेशन, सारे मूवमेंट्स जो कुछ हो रहे हैं, वे प्राण धारा के कारण हो रहे हैं। तो पहली स्टेज में श्वास को पकड़ा जाता है, और बाद की स्टेज में प्राण को पकड़ने का अभ्यास किया जाता है। श्वास को पकड़ने के लिए जितनी एकाग्रता चाहिए, उससे 20 गुनी एकाग्रता चाहिए प्राण को पकड़ने के लिए। बहुत सूक्ष्म है उस धारा को पकड़ना जो श्वास के भीतर काम कर रही है, जो इस शरीर के भीतर काम कर रही है, जो इन इंद्रियों के भीतर काम कर रही है। प्राण इंद्रिय का एक प्राण होता है, श्वास का एक प्राण होता है, शरीर का एक प्राण होता है, जीवनी का एक प्राण होता है। ये सारे प्राण होते हैं। बोलते हैं, भाषा का एक प्राण होता है, चिंतन करते हैं तो चिंतन का एक प्राण होता है। ये सारे अलग अलग प्राण के कार्य हैं। एक ही प्राण धारा अलग अलग काम करने के कारण अलग अलग नामों से पुकारी जाती है। एक इंद्रिय का प्राण, एक प्राण की धारा इंद्रियों के साथ जुड़ी और वह इंद्रिय प्राण बन गया। प्राण की एक धारा श्वास के साथ जुड़ी और वह श्वास प्राण बन गया। प्राण की एक धारा भाषा के साथ जुड़ी और वह भाषा प्राण बन गया। प्राण की एक धारा मन के साथ जुड़ी और मन प्राण बन गया, मनोबल बन गया। ये सारा बल, सारी शक्ति, सारी सक्रियता प्राण धारा के कारण आती है। हमने प्राण का प्रयोग किया, यह सूक्ष्म प्रयोग। जो लोग अभ्यास कर चुके वे सूक्ष्मता में जा सकते हैं। जो लोग अभ्यास प्रारंभ कर रहे हैं वे अभी स्थूल का ही अभ्यास करें, तो हमारा स्थूल जगत और हमारा सूक्ष्म जगत, तो सूक्ष्म जगत में जब प्रवेश करते हैं तो हमें स्थूल शरीर में भी कई बातें दिखाई देने लगती है। हमारे अंतर के वातावरण में जो इस शरीर की सीमा के भीतर है, वहां दो मुख्य कार्य हो रहे हैं।
एक बिजली का और दूसरा रसायनों का। हमारे व्यवहार की व्याख्या करने के लिए, हमारे आचरण की व्याख्या करने के लिए बिजली को, प्राण विद्युत को जानना बहुत जरूरी है और रसायन को जानना बहुत जरूरी है। प्रत्येक कोशिका बिजली पैदा करती है। शरीर की हर कोशिका के पास अपना बिजली का घर है। मस्तिष्क में बिजली पैदा होती है। बिजली के बिना मस्तिष्क काम नहीं करता, बिजली के बिना कोई भी अवयव काम नहीं करता। तो सारे शरीर में प्राण विद्युत, बायो इलेक्ट्रिसिटी काम कर रही है। हमारे शरीर में रसायन काम कर रहे हैं। रसायन काम करते हैं। हमारी अंतःस्रावी ग्रंथियां, जिनका स्राव होता है, हार्मोन्स या सिक्रेशन होता है और वह रक्त के साथ मिलकर व्यक्ति को प्रभावित करता है। हमारा मानसिक विकास, हमारी संवेगात्मक अवस्थाएं, हमारी व्यवहार की सारी प्रणालियां, सारे व्यवहार, ये उन रसायनों के द्वारा प्रभावित होते हैं। व्यवहार को देखकर हम ये जान सकते हैं कि व्यक्ति किस प्रकार के रसायन से प्रभावित हो रहा है। क्रोध है, अहंकार है, वासना है, ये सारी वृत्तियां जागती है, सारे व्यवहार होते हैं तो पता लग जाता है कि एड्रिनल ग्लैंड ज्यादा काम कर रहा है, गोनाड्स ज्यादा काम कर रहा है, थायराइड ज्यादा काम कर रहा है। कौन सी ग्रंथि ज्यादा काम कर रही है, कौन सा स्राव ज्यादा हो रहा है, जिससे प्रभावित होकर व्यक्ति इस प्रकार का आचरण कर रहा है। इन रसायनों को जाने बिना व्यक्तित्व की व्याख्या नहीं हो सकती। व्यक्तित्व के पूरे विकास पर इन अंतःस्रावी ग्रंथियों के रसायनों का बड़ा प्रभाव होता है। जब हम जानते नहीं तो बहुत कभी कभी विरोधी बातें कर जाते हैं, कभी कुछ और कभी कुछ, कभी बाहरी परिस्थिति पर ही सारा भार डाल देते हैं, सारा भार एक पक्ष में डाल देते हैं। आदमी जा रहा था तो पुराने जमाने की बात है, पास में काफी भार था, बैल था और बैल पर गोणी लादी जाती थी, गोणी भार डालने के लिए, जिसके दोनों ओर पल्ले होते, आधा भार इधर और आधा भार उधर, जिससे संतुलन बना रहे। उसने किया कि सारा भार एक तरफ में डाल दिया। अब भला कैसे बैल चल सकता, गोणी कैसे टिकती बेचारी, भार संतुलन तो रहा नहीं, सारा भार एक और हो गया, अब चलता नहीं है। तब उसने एक पल्ले को पकड़ा और इतना भार जितना संतुलन के लिए चाहिए अपनी सारी शक्ति उसमें लगा दी। दूसरा आदमी मिला, अरे मूर्ख, ये क्या कर रहे हो? कि मूर्ख क्यों कहा मुझे? तो मूर्ख तो अपने लक्षणों से हो, तुम मूर्ख हो बने बनाए, कि सारा भार तो गोनी के एक पल्ले में डाल दिया और दूसरे पल्ले को भार देने के लिए तुम अपनी सारी शक्ति लगा रहे हो। ऐसा क्यों करते हो? तो क्या करूं? संतुलन कर दो, आधा भार उधर और आधा इधर डाल दो, फिर तुम्हें भार ये इतना बल लगाने की, इतनी शक्ति लगाने की कोई आवश्यकता नहीं होगी। वैसा किया, संतुलन हो गया, खुले में चलता है, कोई आवश्यकता नहीं, पकड़ने की भी आवश्यकता नहीं रही। बहुत बार ऐसा होता है कि हम सारा भार एक पल्ले पर डाल देते हैं तो फिर दूसरे पल्ले को संभालने के लिए जी तोड़कर प्रयत्न करना पड़ता है, सारी शक्ति लगानी पड़ती है। एक पक्ष पर इतना भार डाल देते हैं, एक परिस्थिति पर इतना बल दे देते हैं कि दूसरा पल्ला खाली रहता है और फिर उसे सिद्ध करने के लिए इतने तर्कों का जाल बिछाना पड़ता है, इतनी दिमागी शक्ति खर्च करनी पड़ती है
कि पूरा संभल ही नहीं पाता। कितना अच्छा हो कि दोनों पल्लों को संभालें, केवल बाहरी परिस्थिति पर सारा भार न डालें कि जैसी बाहर की परिस्थिति होती है वैसा व्यक्ति होता है। ये एकांगी धारणा होगी। हमारी समग्र अवधारणा ये होनी चाहिए कि बाहरी परिस्थिति भी व्यक्ति को प्रभावित करती है और अंतर की परिस्थिति भी व्यक्ति को प्रभावित करती है और अंतरतम की परिस्थिति भी व्यक्ति को प्रभावित करती है। तो ये रसायन की परिस्थिति, अंतःस्रावी ग्रंथियों से ये स्रवित होने वाले रसायन हमारे रक्त के साथ मिलते हैं, वे हमारे व्यवहार को प्रभावित करते हैं और विचित्र प्रकार के व्यवहार हमारे सामने आते हैं। हम समझ नहीं पाते, बड़ी कठिनाई होती है। कभी कभी ऐसा लगता है माता पिता भी उलझ जाते हैं, गुरु भी उलझ जाते हैं, मित्र और पारिवारिक हितैषी लोग भी उलझ जाते हैं कि अच्छा वातावरण है, घर का वातावरण बहुत अच्छा है, कोई कठिनाई नहीं है, कोई उलझन नहीं है, फिर भी बच्चा बिगड़ता जा रहा है। बड़ी उलझन पैदा होती है। प्रश्न भी होता है, एक बड़ा प्रश्न चिन्ह रहता है कि कारण क्या, कि सारी अनुकूल परिस्थितियां मिल रही है, फिर ऐसा क्यों हो रहा है? कोई कारण तो होना चाहिए, ऐसा हो क्यों रहा है? वहां बाहरी परिस्थिति की अनुकूलता है, तो फिर हमें भीतरी परिस्थिति पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। ये देखना चाहिए कि बीमारी पहले स्टेज की है, दूसरे स्टेज की है या तीसरे स्टेज की है। अगर पहले स्टेज की है तब तो इलाज ये होना चाहिए कि बाहरी वातावरण को बदला जाए, जिससे कि बच्चा अच्छा बन सके या आदमी अच्छा बन सके। जब देखें कि पहले स्टेज की तो कोई बीमारी नहीं है, बिल्कुल ठीक ठाक है, सब अनुकूलता है, किंतु बीमारी कोई भीतर की है, तो फिर भीतर की परिस्थिति पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। मनोविज्ञान में एक बच्चों की बीमारी का उल्लेख मिलता है, टेम्पर टेंट्रम। ये बीमारी 2 बरस या 3 बरस के बच्चे को होती है। उस अवस्था में बच्चा बहुत स्वाभाविक व्यवहार करने लग जाता है, बहुत गुस्से में आता है, रोने लगता है, चिल्लाता है, बस चीज को फेंक देता है, मारने लग जाता है, जो भी सामने आया पीटने लग जाता है, मचलता है, कुचलता है, सब कुछ करने लग जाता है। ऐसे ही नहीं करता, ये एक बीमारी है, ये टेम्पर की एक बीमारी है और ये बच्चे में पैदा होती है। अब इस बीमारी को न समझा जाए कभी तो फिर बड़ी कठिनाई हो जाती है कि बच्चा बिगड़ जाता है। इस स्थिति में बच्चे को बाहरी साधनों से काम देने पर शायद बच्चा ठीक नहीं होता। अगर माता पिता समझदार होते हैं तो वे उसे पीटेंगे नहीं, गालियां नहीं बकेंगे। कुछ माताएं होती हैं, रसोई करती जाती है, बच्चों को गालियां बकती जाती, काम करती जाती हैं, बच्चों को गालियां बकती जाती है। उठते बैठते या तो चांटा जड़ना या गालियां बकना, बस यही काम रहता है। इसका मतलब है कि बच्चों को बिगाड़ने की मशीन बराबर काम कर रही है। ऐसी मशीन चल रही है कि बच्चे बिगड़ते जाएं और इतने बिगड़ जाएं कि बड़े होने पर माता पिता को भी चेतावनी दें और उनको चेता करा दे कि हाँ तुमने कैसे पाला था तो अब उसका फल चखती चली जाओ। ये होता है, अज्ञान के कारण ऐसा होता है। इस बात को हम नहीं जानते कि किस प्रकार आदत को बदलना चाहिए। ये ध्यान की सारी प्रक्रिया है कि ध्यान के द्वारा
हम इस प्रकार की मानसिक दशा का निर्माण कर सकते हैं कि किस प्रकार की परिस्थिति में कैसा व्यवहार करना चाहिए और कितना संतुलन रखना चाहिए। यदि माता पिता संतुलन रखते हैं तो बच्चे को जटिल परिस्थिति में से भी उबार कर अच्छा बना सकते हैं। अब ये टेम्पर की बीमारी बच्चे को है, उस स्थिति में अगर माता और पिता, बच्चा तो इतना ऊधम मचा रहा है, इतनी तकलीफ दे रहा है, ऐसे अड़ंगे और उपद्रव कर रहा है, उपद्रवी हो रहा है, उसे स्नेह देते हैं, सांत्वना देते हैं, प्रसन्नता प्रकट करते हैं, आह्लाद का भाव दिखाते हैं। धीमे धीमे यह होगा कि बच्चे की वह बीमारी मिटनी शुरू हो जाएगी और बच्चा बिल्कुल ठीक हो जाएगा। और उस स्थिति में जैसी प्रतिक्रिया वह व्यक्त करता है और माता पिता भी वैसी प्रतिक्रिया व्यक्त करने लग जाएं, वह चीज फेंकता है तो माता पिता बच्चे को ही फेंकने लग जाएं, तो फिर आप निश्चित माने कि वह बच्चा ऐसा बनेगा जो कभी बड़ा होने पर माता पिता को फेंकने की भी तैयारी करने लगेगा। हम आंतरिक परिस्थिति का भी निदान करें कि आदमी बुरा क्यों हो रहा है, बाहरी परिस्थिति की अनुकूलता होने पर भी वह बुरा क्यों हो रहा है। वहां हमें एक नए दृष्टिकोण से सोचना होगा, वहां एक प्रकाश की जरूरत होगी। वहां अंधकार में हाथ पैर मारने से काम नहीं चलेगा, वहां विरोधी चिंतन से काम नहीं चलेगा, क्योंकि हमारी धारणा तो प्रतिक्रियात्मक होती है। आप लोगों ने प्रेक्षाध्यान की उपसंपदा स्वीकार करते समय एक संकल्प किया था कि प्रतिक्रिया से बचेंगे। बहुत महत्वपूर्ण है प्रतिक्रिया विरति, कि सामने कोई प्रतिक्रिया आई वैसा ही बन जाए। तो ये जैसे को तैसे का सिद्धांत आदमी को बनाने का सिद्धांत नहीं, आदमी को बिगाड़ने का सिद्धांत है। ये हमारे व्यक्तित्व का निर्माण का सिद्धांत नहीं, किंतु व्यक्तित्व को बिना समय में असमय में मार डालने का सिद्धांत है। जैसे को तैसा नहीं, किंतु उल्टा क्रम चलें, प्रतिस्रोत में चलें। भगवान महावीर ने कहा, सारी दुनिया जहां अनुस्रोत में जा रही है वहां साधना करने वाले व्यक्ति को प्रतिस्रोत में चलना चाहिए, प्रवाह के प्रतिकूल चलना चाहिए। हम प्रवाह के प्रतिकूल चलें और इस बात का अनुभव करें कि चाहे भाई है, बेटा है, लड़का है, मित्र है, पड़ोसी है, वह जिस प्रकार का व्यवहार कर रहा है उस प्रकार के व्यवहार के द्वारा हम इस खाई को और लंबा कर सकते हैं, चौड़ा कर सकते हैं, विरोध को बढ़ा सकते हैं, कभी समाधान नहीं पा सकते। इसका समाधान पाना है तो प्रतिक्रिया से मुक्त होकर हमें क्रिया का सहारा लेना होगा। क्रिया का सहारा लें, हमारी भ्रांति मिट जाएगी। आदमी खोज रहा था मोमबत्ती, मोमबत्ती चाहिए। नौकर आया, उसने कहा मालिक क्या कर रहे हो? बोला मोमबत्ती खोज रहा हूं। अंधेरा है, कैसे दिखेगी? बत्ती है, बत्ती जला ले। मालिक बोला मूर्ख, बत्ती होती तो मोमबत्ती खोजता ही क्यों? बत्ती नहीं है इसीलिए तो मोमबत्ती खोज रहा हूं। हम इस भ्रम में उलझ जाते हैं कि बत्ती जला लें, बत्ती जला लें, मोमबत्ती खोजने की बात भी छोड़ देते हैं। पर बत्ती हो तब तो जरूरती क्या है कि मोमबत्ती को खोजा जाए? मूल बात है बत्ती की, प्रकाश की खोज नहीं करते। आदमी अंधकार की खोज ज्यादा करता है, आदमी भटकना ज्यादा पसंद करता है, सीधे रास्ते पर चलना कम पसंद करता है। शायद पता नहीं मनुष्य की कैसी प्रकृति है, उसे अंधेरा बहुत अच्छा लगता है। चाहता तो प्रकाश है पर अंतरंग में अंधेरा अच्छा लगता है। चाहता तो क्षमा है
पर अंतरंग में क्रोध ज्यादा अच्छा लगता है। जितना विश्वास हमारा क्रोध में है उतना क्षमा में नहीं है। जितना विश्वास हमारा हिंसा में है उतना अहिंसा में नहीं है। हम बात तो सिद्धांत तो अहिंसा का सामने रखते हैं, सिद्धांत तो क्षमा का सामने रखते हैं, बात तो प्रकाश की करते हैं, प्रकाश के सिद्धांत को सामने रखते हैं, पर पता नहीं ये ड्वेल पर्सनैलिटी, ये विभक्त व्यक्तित्व, खंडित व्यक्तित्व कैसा है कि सिद्धांत एक प्रकार का सामने रखता है और अंतरंग में दूसरे प्रकार की आकांक्षा करता है। यदि क्षमा में क्रोध जितनी आस्था हमारी होती तो क्षमावान हम ज्यादा होते, क्रोधी कम होते। यदि अहिंसा में हिंसा जितनी आस्था हमारी होती तो हम अहिंसक ज्यादा होते, हिंसक कम होते। हम अहिंसक कम हैं, हिंसक ज्यादा हैं, क्रोधी ज्यादा हैं, क्षमाशील कम हैं। इससे यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि हमारी आस्था हिंसा में ज्यादा है, अहिंसा में कम है, क्षमा में कम है और क्रोध में ज्यादा है। हम प्रकाश की बात करते हैं पर प्रकाश की खोज नहीं करते। प्रकाश की खोज करने वाले व्यक्ति को भीतर की डुबकियां लगानी पड़ेगी। जो व्यक्ति केवल बाहर ही झांकता रहता है, वस्तु जगत को ही देखता रहता है, वस्तु जगत की प्रेक्षा ही करता रहता है, वह प्रकाश को उपलब्ध नहीं हो सकता। यदि वस्तु जगत की प्रेक्षा से प्रकाश उपलब्ध हो जाता तो फिर आपको श्वास प्रेक्षा करने की कोई जरूरत नहीं होती। क्यों आए हैं यहाँ? क्या मिलता है? किस लिए आए? वस्तु जगत की प्रेक्षा में तो बड़ा आनंद है कि कभी सिनेमा देखा, कभी ये बड़ा होटल देखा, कभी नाटक देखा, टेलीविजन देखा, कभी ये चिड़ियाघर देखा, कभी कुछ देखा और दिल्ली के बड़े बड़े भवनों को देखा, लोकसभा को देखा, कभी कुछ को देखा। अगर वस्तु जगत की प्रेक्षा में जितना आकर्षण है उतना आकर्षण तो आपको यहां नहीं मिलेगा, फिर भी आप क्यों आए यहां? कि वस्तु जगत की प्रेक्षा करते करते, उन्हें देखते देखते एक इतने मन में ऊब आ गई, एक इतना तनाव आ गया, आप चाहते हैं कि वह तनाव किसी प्रकार दिमाग से निकल जाए, तो यहां आए प्रेक्षा करने के लिए। पर यहां न तो टेलीविजन है जिसमें सिनेमा दिख जाए आपको, क्या दिखेगा? श्वास को देखें, क्या देखना है? रोज ही चल रहा है बेचारा, क्या देखना है? दीर्घ श्वास को देखें, अंतर यात्रा करें। बड़ा अजीब है अंतर यात्रा की प्रेक्षा कि सुषुम्ना में से चित्त को नीचे से ऊपर ले जाएं, ऊपर से नीचे लाएं, कुछ भी नहीं दिखता। अगर 1 घंटा सिनेमा में जाकर बैठें तो कितने भव्य आकर्षक मनोरम दृश्य आपके सामने आते हैं, पर इसमें तो कुछ भी दिखाई नहीं देता। तब प्रश्न होता है कि क्यों सबको छोड़कर दिल्ली जैसे एक महानगर में होने वाले विविध आकर्षणों को छोड़कर और इस विकर्षण की दुनिया में क्यों आपने आने की भूल की है? मैं सोचता हूं कि बाहरी प्रेक्षा करते करते आदमी में एक इस प्रकार की जटिलता आती है, मानसिक बेचैनी आती है, इस प्रकार की कठिनाई आती है। सोचता है बाहर देखते देखते थक गया, अब भीतर भी थोड़ा देखें, भीतर भी झांक लें। ये भीतर में झांकना, भीतर में देखना, कुछ भी दिखाई नहीं देता, पर जैसे जैसे भीतर में आपने देखना शुरू किया है, करते चले जाएंगे तो भीतर में जो दिखना शुरू होगा बाहर की दुनिया में वह दिखाई भी नहीं देता। भीतर की दुनिया में
थोड़ा सा अभ्यास परिपक्व हो जाने के बाद आपको रंग दिखाई देंगे, ऐसे रंग जो बाहर की दुनिया में आपने आज तक नहीं देखे। भीतर में झांकते झांकते आपको प्रकाश दिखाई देगा, ऐसा प्रकाश जो प्रकाश इतनी चकाचौंध वाला आपने शायद बाहर भी नहीं देखा होगा। भीतर की दुनिया में झांकते झांकते आपको ऐसे दृश्य दिखाई देंगे, वे दृश्य डरावने भी हो सकते हैं और सुहावने भी हो सकते हैं। अभी अभी की घटना है, 5-7 दिन पहले की। एक बहन मेरे पास आई और कहा कि अब मुझे अगला प्रयोग बताएं। मैंने उन्हें नासाग्र ध्यान का, प्राण केंद्र के ध्यान का प्रयोग बतलाया। उसने शुरू किया, पहले दिन ही काफी लंबा कर लिया, 1 घंटा 2 घंटा बहुत अच्छा लगा, प्रयोग किया, ठीक चला। दूसरे दिन प्रयोग किया, रात का समय, और प्रयोग चल रहा था। अब जो दृश्य सामने आने लगे, इतनी डरी, इतनी कांप उठी, इतना डर लगा। दूसरे दिन उसका पति आया, बोला कि आपने क्या कर दिया, रात तो बहुत डर लगा मेरी पत्नी को। फिर वह आई, मैंने कहा क्या हुआ, देखा भीतर का जगत भी कैसे होता है, भीतर का जगत कितना विचित्र होता है। और जब ये पट खुलने लगते हैं, ये फिल्म का फीता जब ये खुलने लगता है, तब पता चलता है कि इस फिल्म में तो इतने दृश्य भरे पड़े हैं कि शायद दुनिया की सारी फिल्मों के दृश्य भी सामने आ जाएं तो वे छोटे पड़ेंगे, और इस फीते के दृश्य तो बहुत विशाल और बहुत बड़े हैं। सब प्रकार के दृश्य हमारे सामने आते हैं। तो जब हम अंतर की प्रेक्षा शुरू करते हैं, भीतर में देखना शुरू करते हैं, तो अजीब दुनिया हमारे सामने प्रस्तुत होती है। एक नया प्रकाश हमारे सामने आता है, एक नए दृष्टिकोण का निर्माण होता है, नए प्रकार का व्यवहार और नए प्रकार का आचरण हमारे सामने उपस्थित होता है। तो हम समाधान खोजें भीतर के प्रकाश में, हमारे व्यवहारों का, हमारे आचरणों का। जो समाधान बाहर से न मिल सके, बाहर समाधान खोजते खोजते जो लोग थक गए हैं, वे भीतर में जाएं और भीतर में उसका समाधान खोजें। मैं विश्वास के साथ ये कह सकता हूं कि जिस व्यक्ति ने भीतर में समाधान खोजना शुरू कर दिया, उसकी कोई समस्या ऐसी नहीं जिसका समाधान न हो सके। जो केवल बाहर ही बाहर समाधान खोज रहा है, उसकी सारी समस्याएं समाहित हो जाएं, ये कभी संभव नहीं है। तो हमें बाहर की दुनिया से भीतर की दुनिया में प्रवेश करना होगा, समाधान खोजना होगा हमारी बिजली के संदर्भ में और हमारे रसायनों के संदर्भ में। हमारी प्राण विद्युत और हमारी अंतःस्रावी ग्रंथियों से स्रवित होने वाले रसायन, उन दोनों के संदर्भ में समाधान खोजने होंगे। जो लोग प्रेक्षा ध्यान के अभ्यास में आए हैं, उनका यह सूत्र बन जाना चाहिए, उनका एक दृष्टिकोण बन जाना चाहिए कि कोई भी समस्या आए, चाहे व्यवहार की समस्या, आचरण की समस्या, प्रकृति की समस्या, स्वभाव की समस्या, तो वे केवल बाहरी वातावरण में ही समाधान पाने का प्रयत्न न करें। आपका दृष्टिकोण तो सम्यक हो चुका। वह आदमी मिथ्या दृष्टि होता है जो केवल बाहर ही बाहर समाधान खोजता है। सम्यक दृष्टि वह होता है जो बाहर भी समाधान खोजता है और भीतर भी समाधान खोजता है। अब आपकी दिशा बदल गई है। जो केवल बाहर समाधान खोजने वाली दिशा थी, वह दिशा अब आगे व्यापक बन गई। नई दिशा का उद्घाटन हो गया, नया आयाम आपके सामने उद्घाटित हो गया। अब अंतर में भी समाधान खोजना शुरू करें, भीतर में समाधान खोजें। जो समाधान
भीतर की जगत में भी न मिले तो फिर तीसरे स्टेज पर आपको जाना होगा। वहां भी समाधान खोजना होगा कि न समाधान मिला बाहर की दुनिया में, बाहर की वातावरण में, और न समाधान मिला इन रसायनों के वातावरण में। लगता है कि बाहर के परिवेश का प्रभाव भी नहीं है और ये रसायनों के परिवेश का भी प्रभाव नहीं है, तो फिर तीसरा समाधान सूक्ष्मतम जगत में खोजना होता है, जैसा आयुर्वेद के आचार्यों ने खोजा था। एक बीमारी बाहरी कारणों से होती है, एक बीमारी शरीर के दोषों से, वात, पित्त और कफ, इन आंतरिक दोषों से होती है, और एक बीमारी कोरी कर्मज होती है, अंतरतम की, सूक्ष्म शरीर की होती है, जहां न तो कोई कीटाणु है, न जर्म्स, न वायरस, न वात, पित्त, कफ के दोष, कुछ भी नहीं। कर्मज बीमारी, कोरी कर्मज बीमारी, पुराने संस्कारों के कारण प्रकट होने वाली बीमारी, यह है तीसरा आयाम। हम तीनों आयामों में प्रस्थान करें। ध्यान का परिणाम यह होना चाहिए कि हमारी दृष्टि बदले, एक आयाम में न अटके, न उलझे, दूसरे आयाम में जाएं और तीसरे में जाएं। तीनों आयामों में जाकर हमारे व्यक्तित्व की व्याख्या करें और समस्याओं का समाधान खोजें।